केंद्र में सबसे कौन सी होगी? न्यूक्लियस तो इसे केंद्र में होता है, आपको पता होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो ये प्राकृत संख्या सबसे केंद्र में होगी। प्राकृत संख्या किसके अंदर मिल जाएगी आपको, है ना? एक बड़ा गोला अगर मैं बोलूं कि एक बड़ा सर्कल किसका है? होल नंबर का। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर समाई हुई है। अब ये होल नंबर किसके अंदर समाई हुई है? मैंने आपको पहले ही बताया, ये तो पूर्णांक के अंतर्गत आ जाती है, और सारे पूर्णांक किसके अंतर्गत आ जाते हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत। परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से इन चारों के बीच में संबंध स्थापित हुआ। अगर आपसे अब कहीं पे क्वेश्चन पूछे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, तो आप मना मत करिएगा। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या बड़ा गोला है, उसके अंतर्गत ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये प्राकृत संख्या परिमेय है, पूर्ण संख्या भी परिमेय, पूर्णांक भी परिमेय, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक है? गलत। सभी परिमेय होल है? नहीं। सभी परिमेय संख्याएं नेचुरल है? नहीं। कुछ परिमेय, परिमेय का कुछ हिस्सा नेचुरल हो सकता है, परिमेय का कुछ हिस्सा होल नंबर हो सकता है, परिमेय का कुछ हिस्सा आपके पूर्णांक हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और जो लोग बेसब्री से वीडियोस का इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार खत्म होने वाला है। और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ये वीडियो रिकॉर्ड होकर आप तक पहुंचे जरूर, क्योंकि काफी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद भी एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता और समय के साथ फिर उन्हें डिलीट करना पड़ जाता है। तो उम्मीद है कि ये आप तक पहुंचेगा, और अगर आप तक पहुंच रहा है तो बहुत अच्छी चीजें हैं इसमें, क्योंकि इसमें मैथ्स पेडागोजी में भी वैसे क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्टिव रूप में देखने को मिलते हैं, वो कहाँ पजल करते हैं और कैसे पजल करते हैं, किस हद तक पजल करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपका एक मोटा मोटा खाका तो बन ही जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो न सिर्फ टेट एग्जाम के लिए, बल्कि एक जिम्मेदार विद्यार्थी, एक जिम्मेदार अध्यापक होने के नाते आप सभी को देखना चाहिए। और उसमें जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, अगर आपको पहले से पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखिए, जानिए, समझिए और एंजॉय करिए, और अपने नॉलेज को बूस्ट करिए। ठीक है? हम आप सब एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है? और लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो चलिए, सबसे पहले संख्याओं को व्यक्त करना। संख्याओं को व्यक्त करने की बात क्या है? देखिए, इस वीडियो की खूबसूरती को देखिएगा कि इसमें कितना बेहतर कंटेंट डिजाइन करके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये आपको वीडियो देखने के बाद भी पता चलेगा कि किस हद तक कंटेंट डिजाइन किया गया। सबसे पहला होता है, जैसे हम हिंदू दार्शनिक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। हिंदू दार्शनिक प्रणाली, ठीक है? हिंदू दार्शनिक प्रणाली में क्या होता है? 1, 2, 3, 15, 25, 45, 96, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये सब आपको पता होगा कि ये हिंदू दार्शनिक प्रणाली में हम संख्याओं को लिखते हैं। जब ये प्रणाली नहीं रही होगी तो हम क्या करते रहे होंगे? किस तरह से संख्याओं को प्रकट करते रहे होंगे? मतलब हमारे संख्यांक क्या होते रहे होंगे? ठीक है? तो देखिए, एक होती थी मायन प्रणाली। अब ये मायन प्रणाली क्या होती है? बहुत से लोगों को पहली बार ये नाम सुनने को मिल रहा होगा कि मायन प्रणाली भी कोई चीज होती है। कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है? मैं आप लोगों के नॉलेज की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, पर ठीक है, कुछ लोगों को समय के साथ सोर्सेज मिलते हैं और वो सीखते हैं चीजों से। मायन प्रणाली में होता क्या था? 1 लिखना है तो 1 बिंदी, 2 लिखना है तो 1 के ऊपर 2, 3 लिखना है तो 1 के ऊपर 1, क्रमशः 3, 4 लिखना है तो 1 के ऊपर 1, क्रमशः 4, और 5 लिखना है तो एक सीधी लाइन। अब 5 चूंकि पता है कि 1 से 9 तक का आधार, मिड पॉइंट क्या है? 5। तो 5 को ही आधार बना करके इस तरह से पहले इनको प्रदर्शित किया जाता है। अब 6 लिखना है तो एक सीधी लाइन। अब आपको पता है कि 5 + 1, तो एक बिंदी आप इधर लगा दीजिए। आपको 7 लिखना है तो एक सीधी लाइन, इसका मतलब 5 हुआ, और 2 बिंदी इधर लगा दीजिए। आपको 8 लिखना है तो एक सीधी लाइन, 1, 2, 3, या आपने 8 लिख दिया। इसी तरह से 1 से 9 तक को प्रदर्शित किस तरह से किया जाता था, वो आपको मायन प्रणाली में हमने बताया। इसके बाद एक प्रणाली होती है बेबीलोनियन प्रणाली। कौन सी होती है? बेबीलोनियन प्रणाली। और ये भी आपको शायद पहली बार सुनने में आ रहा होगा। ये क्या होता है भाई? देखिए, होता क्या है इसमें, इस तरह से कुछ संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता था, है ना? जैसे किसी की जीभ निकली हुई हो, उस तरह से, ठीक है? ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, और इसी तरह से 9 तक के लिए, 9 के लिए इसी तरह के 9 साइन बनाए जाते थे। 10 के लिए कुछ इस तरह के सिंबल बनाया जाता था, वो, ठीक है? ये 10 को प्रदर्शित करता था। तो बेबीलोनियन प्रणाली में ये आपको पता चल गया। अब आपको पता होगा कि 11 लिखना है, अगर मुझे 11 लिखना है या 15 लिखना है, तो
एक सिंबल इस तरह का बनेगा, ठीक है, और बाकी 5 के लिए इस तरह से कुछ 5 इस तरह के कुछ 5 साइन यहाँ पे बगल में रखे जाएंगे और उसे 15 से मतलब उसको 15 पढ़ा जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इस प्रणाली के बाद अभी हम हिंदू दार्शनिक प्रणाली पर आएंगे, ठीक है। रोमन प्रणाली, रोमन प्रणाली के बाद बारे में मैंने शायद विस्तृत एक वीडियो बनाया है कि रोमन प्रणाली में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, और ये आपके एमपीटेट वर्ग 3 के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो लिखने और पढ़ने का तरीका मैंने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे रोमन प्रणाली की खूबसूरती देखिए क्या होता था, 1 2 3 4 5 6, पर आपने ये डिनोट किया, अगर उस वीडियो को आपने देखा है तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा। आपको ये पता है, मैंने वहां पे बताया 1 से 9 तक का आधार क्या होता है, 5। तो 5 को ही आधार बना के संख्याओं को लिखने का क्रम व्यवस्थित किया जाता है। 5 तो हमने इस तरह से लिख दिया भी के शेप में। अगर उसके लेफ्ट साइड में अगर 1 लगाते हैं तो मतलब क्या है, वो 5 - 1 उसे पढ़ा जाएगा। उसके राइट साइड में अगर 1 रखते हैं तो इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, सॉरी इसको आप 1 ने रख दिया, ये 5 और राइट साइड में 2 है तो इसको 7 पढ़ा जाएगा। तो मतलब इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें संख्याओं को कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है। वहां पे 100 1000 500 इन सब के लिए अलग अलग सिंबल है रोमन प्रणाली में, और वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको बेहतर होगा कि आप वो वीडियो देख लें। इसके बाद हिंदू दार्शनिक प्रणाली में देखिए क्या होता है, शून्य होता है, और शून्य ही स्थानीय मान की संकल्पना शून्य से ही स्पष्ट हुई है, ठीक है। स्थान धारक, इसको क्या बोला जाता है हिंदू दार्शनिक प्रणाली में, शून्य को बोला जाता है स्थान धारक। अभी आप चीजों को समझ लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा तो क्रम से लिख लीजिएगा, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक सबसे छोटी गणन संख्या है। देखिए क्या होता है कि अभी आपको, ठीक है, घर में बैठ के आपसे कोई पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जहां से गिनती स्टार्ट होती है, अगर आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शन में दिए जाए तो आप बेशक एक में टिक करेंगे, पर अगर वहीं पे अगर शून्य रख दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% कैंडिडेट को दिक्कत हो जाएगी कि हम शून्य बोले या 1 बोले, ठीक है। 2 3 4 5 तो किसी मतलब क्रम में नहीं है, पर वहां पे शून्य और 1 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो शून्य को हिंदू दार्शनिक प्रणाली में स्थान धारक बोला जाता है, और एक सबसे छोटी जो है वो सबसे छोटी गणन संख्या, गणन संख्या मतलब जहां से गणना स्टार्ट होती, ठीक है। अब देखिए ये दोनों फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर 5 पेन है 1 2 3 4 5, तो आप इस तरह से नहीं कहेंगे कि शून्य 1 2 3 4 5, बल्कि आप इसे 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप गिनना ही 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इसे सबसे छोटी गणन संख्या बोला गया है। इसके आगे बात करते हैं। देखिए क्या होता है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, इन सब के बारे में छोटा छोटा और कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राकृत संख्या की। ये प्राकृत संख्या किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर बोलते हैं इसलिए इसे उसके फर्स्ट लेटर यानी कैपिटल एन से, फर्स्ट अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जहां से आपकी गणना करने वाली संख्या स्टार्ट होती है, मतलब 1 से 1 2 3, और इसी तरह से जहां तक आप सोच सकते हैं, अनंत तक अगर आप सोच सकते हैं तो ये अनंत तक चली जाएगी, ठीक है। इसे एक सीधी लाइन बना देते हैं, किस तरह से ये संख्याएं जाती है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण का मतलब क्या होता है, होल। पूर्ण संख्याएं जिसे आप होल नंबर्स बोलते हो, ठीक है। होल का मतलब W से डिनोट करते हैं। अब ये पढ़ाने का क्रम थोड़ी सा चेंज है। देखिए होल नंबर क्या चीज होती है, शून्य प्लस प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। अगर प्राकृत संख्याएं न लिख के मैं यहाँ पे 0 प्लस n लिख दूं, n का मतलब मैं नेचुरल नंबर समझूंगा और शून्य का मतलब शून्य ही समझूंगा, ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या चीज होती है, जिसे W से डिनोट किया जाता है, इसको बल्कि आप W लिख दीजिए एक समीकरण के रूप में, तो ये आपका बेहतर काम करेगा और एक समझ बनेगी। अब ये क्यों जरूरी है, n का मतलब प्राकृत संख्या हो गया, 0 का मतलब तो 0 ही है, W का मतलब पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्याएं होती है उसमें शून्य समेत पूरी प्राकृत संख्या शामिल है। क्वेश्चन कहां से बनता है, देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, स्टेटमेंट में दे दिया जाए तो 75% स्टूडेंट जो है पजल हो जाते हैं, यार क्या पढ़ा था हमने, पूर्ण संख्या प्राकृत है कि सभी प्राकृत पूर्ण है। कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं। जो पूर्ण संख्या है वो शून्य से स्टार्ट होती है, जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है।
तो शून्य से स्टार्ट होती है, उसमें 1 2 3 4 बाकी ये सब भी तो शामिल है। तो सभी प्राकृत संख्या जो है वो इसमें आएगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या, सभी का मतलब मैं सिर्फ 0 से बोल रहा हूँ। प्राकृत तो अपनी जगह पर, प्राकृत और ये बाकी के नंबर्स, मैं स्पेशली शून्य को टारगेट करके बोल रहा हूँ कि ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं है, क्योंकि प्राकृत में शून्य नहीं है। यहाँ पे शून्य का कोई रोल नहीं, शून्य नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं वो इसमें प्राकृत संख्याओं में काउंट नहीं होंगी। आई होप यू गॉट इट, वेरी गुड। स्पेशली शून्य को टारगेट करना है। सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत हैं? तो नहीं है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं, क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, और शून्य प्राकृत नहीं है क्योंकि वो पूर्ण संख्या है, और सभी पूर्ण संख्याएं इसीलिए प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे शून्य शामिल है। अच्छा, अब बात करते हैं पूर्णांक पे। अब ये क्या चीज होती है? यहाँ पे भी लगभग 80% स्टूडेंट कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं होती उनके, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक को अपन z से प्रदर्शित करते हैं, समझते जाइएगा, ठीक है। पूर्णांक में क्या होता है, इसको मैं अगर z इज इक्वल टू एक समीकरण के रूप में लिखूं तो इसमें नेचुरल नंबर, यहाँ पे होल नंबर प्लस इनकी निगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू भी शामिल है। कहने का मतलब यह है कि -1, -10, +5, 0, 3, ये सारी चीजें। अब इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू भी है, धनात्मक संख्या भी है, एक ऋणात्मक संख्या भी है, शून्य भी है, एक प्राकृत संख्या भी है। तो देखिए, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, धनात्मक मान, ऋणात्मक मान, ये सब मिला के जो कहलाते हैं वो कहलाता है पूर्णांक। तो उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पूर्णांक होता क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको भी पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक के बारे में बताया। पूर्णांक के बारे में कुछ अहम तथ्य जान लेते हैं जो मैं आपको यहाँ पे पूर्णांक के गुण, पूर्णांक के बारे में। कोई भी पूर्णांक ऐसा नहीं है जिसे बहुत छोटा कहा जा सके, कोई भी पूर्णांक ऐसा भी नहीं है जिसे बहुत बड़ा कहा जा सके। कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि -10 क्या है, छोटा पूर्णांक, मैं कह दूं कि -11 क्या है, वो इससे भी छोटा है। इसी तरह से अगर आप माइनस करके 1 2 3 5 7 कुछ भी लिखते हैं तो इससे भी छोटा एक पूर्णांक का अस्तित्व है। गणित में इससे भी छोटे पूर्णांक का अस्तित्व है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी पूर्णांक को छोटा भी नहीं कहा जा सकता, किसी भी पूर्णांक को बहुत बड़ा भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर 4 संख्याएं या 4 पूर्णांक आपको दिए हुए हैं ABCD के रूप में, तो उनमें से आप किसी एक को सेलेक्ट करके आप ये बता सकते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रत्येक प्लस p के लिए माइनस p का अस्तित्व होता है। प्लस p का मतलब पॉजिटिव पूर्णांक के लिए एक नेगेटिव पूर्णांक, p का मतलब यहाँ पे किसी संख्या से, पूर्णांक से नहीं, पूर्णांक को अपन z से प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब एक संख्या के लिए, धनात्मक संख्या के लिए एक ऋणात्मक संख्या का अस्तित्व है। मतलब अगर मैं +5 लिख रहा हूं या सिर्फ 5 लिख रहा हूं तो उसके लिए गणित में एक -5 का अस्तित्व है। अगर मैं यहाँ पे -17 लिख रहा हूं तो उसके लिए +17 का अस्तित्व है, जो एक दूसरे को निरस्त करके और कहाँ पहुंचा देते हैं, शून्य पर पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से चीजें बनती हैं। अब देखिए, पूर्णांकों की श्रेणी जो होती है, पूर्णांकों की श्रेणी, अब ये संख्या पद्धति अगर आप संख्या रेखा अगर आप समझते होंगे तो पूर्णांकों की श्रेणी दाईं ओर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। सीधी सी बात है, दाईं ओर जाने पर बढ़ते हैं, बाईं ओर मतलब उल्टा कहलाता है, बाईं ओर जाने पर ये वैल्यूज डिक्रीज होती है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। अब ये 3 पे मत जाइए, जो संख्या जितनी बड़ी है अगर उसके पहले माइनस लग गया ना, 2 संख्याएं समान लिखी हुई 10, एक के पहले माइनस लग गया, ये छोटी हो गई। 2 संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे माइनस लग गया तो ये छोटा हो गया, ठीक है। अगर -100 लिखा हुआ है, -1000 लिखा हुआ है, तो जो संख्या जितनी बड़ी है, अगर बड़ी संख्या के पहले माइनस लगा है तो वो उतनी ही छोटी हो जाती है। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिएगा। तो दाईं ओर जाने पर संख्याओं का क्रम बढ़ता है, पूर्णांकों के मान में वृद्धि होती है, बाईं ओर जाने पर पूर्णांकों के मान में कमी आती है। तो ये भी एक छोटी सी बात है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, अभी तक हमने यहाँ पे समझ लिया संख्याओं के बारे में। आगे बढ़ेंगे अपन भिन्न के बारे में समझेंगे। भिन्न एक्चुअल में होती क्या चीज है, फ्रैक्शन।
हर टॉपिक से आपको ये चीजें टच करने को मिल जाएंगी। यहाँ पे इसको भिन्न लिख देते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले भी खुश हो जाएं। मैं भी एक हिंदी मीडियम का ही विद्यार्थी हूँ, ठीक है। तो फ्रैक्शन की बात करें, किसी पूर्ण संख्या से किसी वस्तु के हिस्से को प्रदर्शित करने के लिए, किसी वस्तु के विभिन्न हिस्सों को प्रदर्शित करने के लिए जब हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो या मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इनके लिए जिन चीजों का, जिन संख्याओं को रचित किया गया है या बनाया गया है उसे ही भिन्न कहते हैं। अब एक मान लीजिए कोई वस्तु है, एक गोल वस्तु है, इसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, बराबर के 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अगर इस भाग की कल्पना करूं तो इसका मतलब क्या है, पूरे 4 भाग में से एक भाग, 4 बराबर भागों में से एक भाग को लिया गया, इसलिए इसे 1/4 कहा जाएगा। अगर इस भाग को भी मैं शामिल कर लूं तो इसको कहा जाएगा 2/4, मतलब 4 बराबर भागों में से 2 हिस्सों को छायांकित किया गया है। ये इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि 4 बराबर हिस्सों में से 2 भाग छायांकित नहीं, ठीक है। इसको 2/4 को अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे स्पष्ट देखने में भी आपको आ रहा है कि 1/2 का मतलब आधा, तो ये आधा भाग छायांकित है और आधा भाग छायांकित नहीं है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन यहां से नहीं आता, आपका क्वेश्चन आता है यहां से, समभिन्न, विषम भिन्न, ठीक है। देखिए बोलने के साथ साथ लिखने में थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप इसे मेरी कमजोरी मत समझिएगा, ठीक है। और काफी सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं कि किस क्रम में आप लोगों को आगे ले जाना है। फिर इसके बाद आती है एक बात मिश्र भिन्न में, इसके बाद आती है एक इकाई भिन्न, ठीक है। तुल्य भिन्न के बारे में, तुल्य भिन्न के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हर भिन्न, ये सारी चीजें हैं और इनके बारे में चर्चा करने के बाद आपका एक मोटा मोटा खाका बन जाएगा भिन्न के बारे में, और यहां से आप क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखेंगे। सम भिन्न की बात करें, देखिए सम और विषम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक संख्या लिखी हुई है 3/5, दूसरी लिखी हुई 5/3। अब इसमें पहचानना है आपको कि सम कौन सी है और विषम कौन सी है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं फिर भी कई लोगों को भी भिन्न यानी सम भिन्न और विषम भिन्न की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तो चलिए इसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अपन ये समझते हैं कि 3/5 और 5/3 में क्या अंतर है। आपको अंश को पकड़ना है, अंश को पकड़ना है, और अंश को पकड़ने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी भिन्न को आप सम कह सकें और किसी भी भिन्न को आप विषम कह सकें। 3 छोटी है, 5 बड़ी है, आपको ये पता है। अंश दोनों में क्या है, अच्छा आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इसको अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं। 5 यहाँ पे अंश है, यहाँ पे 3 हर है। तो देखिए यहाँ पे एक 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5, ये भी अंश है अपने आप में पहली भिन्न में, और दूसरी भिन्न में ये अंश है। अब देखिए यहां पे आ जाइए, सम और विषम। सम क्या है, आपको सम और विषम की तुलना करने को कहा जाए तो क्या कहेंगे आप, कौन सा बड़ा है। सम 2 अक्षर है, विषम में 3 अक्षर है, मतलब विषम बड़ा है और ये सम छोटा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सम छोटा है, विषम लिखने में बड़ा है। लिखने में बड़ा है इसका मतलब इसकी सम भिन्न जो होगी उसका अंश जो होगा छोटा होगा, और विषम भिन्न जो होगी उसका अंश जो होगा बड़ा होगा। अब अंश को पकड़िए, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। हर की तुलना में अंश कैसा है, हर की तुलना में अंश कैसा है, 3 छोटा है, छोटा है मतलब ये सम होगी। हर की तुलना में अंश क्या है, बड़ा है, मतलब ये बड़ा का मतलब विषम से हो जाएगा। आई होप कि आपको बेहतर समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार बता दूं कि आपके सामने 2 भिन्न लिखी हुई हैं, जैसे 3/5 और 5/3। इन दोनों में कहा जाए कि कौन सी भिन्न सम है, कौन सी विषम है, कंफ्यूजन नहीं लेना है। हर की तुलना में अंश क्या है, छोटा है। हर की तुलना में अंश बड़ा है, बड़ा है तो विषम, छोटा है तो सम, क्योंकि सम लिखने में छोटा है, विषम लिखने में बड़ा है। बस ये लॉजिक लगाइए, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज, जब भी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा। 1 से हमेशा इधर इसका मान जो होगा, मैं ये कह सकता हूं कि इसका भी जो मान आएगा इसको सॉल्व करने के, इसका मान जो आएगा वो हमेशा छोटा होगा 1 से, ठीक है। इसका जो भी मान आएगा वो ग्रेटर होगा 1 से, इसका जो भी मान आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वो 1 से बड़ा ही होगा इसका मान। 1 दशमलव कुछ हो सकता है, या 2 दशमलव हो सकता है, ये 3 दशमलव कुछ मान हो सकता है ना, ये पूरा भी आ जाए कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये 0 दशमलव प्राप्त होगा ना, मतलब इसका मान जो है वो 1 से छोटा होगा। कुल मिला के इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान जो भी आएगा 1 से छोटा होगा। अब देखिए सब छोटी छोटी चीजें,
अंश भी छोटा, सम लिखने में भी छोटा, इसका मान भी छोटा, तो ये सब चीजें समझ जाइएगा। ठीक है, इस तरह की चीजें बनती हैं। इसके बाद विषम भिन्न की अवधारणा भी क्लियर हो गई, इसका मान 1 से बड़ा होगा। मिश्र भिन्न क्या कहते हैं, जैसे आपको लिखा मिल गया 2 सही 3/5। अच्छा, कभी आप इस तरह से मत लिखिएगा 2 सही 3/7, सॉरी 7/3, इस तरह से कभी मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भिन्न होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा समभिन्न होगी। ठीक है, समभिन्न क्यों होगी, क्योंकि देखिए 7/3 का मतलब क्या होगा कि 7 में अगर आप 3 का भाग देते हैं तो 2 बार तो ऑलरेडी ये भाग जाएगा, 1 बचेगा। तो इस 2 को और यहाँ पे जोड़ के क्या लिखा जा सकता था, 4 सही 1/3, इस तरह से लिखा जा सकता था। पर देखिए क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, ये जो होगा एक यहाँ पे पूरी संख्या होगी और इसके बाद यहाँ पे एक सम भिन्न होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मिश्र भिन्न में सम भिन्न होती है, यहाँ पे विषम नहीं होती है, क्योंकि विषम को सॉल्व करने के बाद तो ऑलरेडी वो देखिए विषम 5 सही 5/3, तो 5 में 3 का अगर हम भाग दे रहे हैं तो 3 1 कम 3, ठीक है, और यहाँ पे 2 हासिल बच गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 पूरा 2 शेष बचे तो 2 को ऊपर जाने दीजिए, 3 क्या है हर, 1 सही 2/3। तो विषम भिन्न को तोड़ने के बाद तो ऑलरेडी वो मिश्र भिन्न में परिवर्तित हो जा रही है ना। और यहाँ पे रहेगी, अगर मान लीजिए लिखा है 2 सही, पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर ये 5/3 लिखा है तो 5/3 का मतलब क्या होता है, 5/3 का मतलब होता है 1 सही 2/3, तो ये क्या कहला जाएगा, 2 धन 1 सही 2/3, ये कुछ इस तरह से लिखा कहलाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी भिन्न होगी वो हमेशा सम होगी, मतलब उसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। तो उम्मीद है कि ये भी समझ आ गया होगा। स्पीड थोड़ी सी बढ़ती जा रही है क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं समझने और समझाने के लिए, नहीं समझ आता है दूसरी बार देखिएगा रिवाइंड करके तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इकाई भिन्न क्या होती है, इकाई भिन्न का मतलब क्या होता है कि जिसकी अंश में 1 हो, 1/5 हो, 1/3 हो, 1/10 हो, 1/9 हो, ये सभी क्या है, इकाई भिन्न है। इकाई भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश में 1 होना चाहिए। तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, 2/3 लिखा हुआ है, अंश और हर को समान संख्या से गुणा करने पर, मान लीजिए मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, 2/3 को फिर मैं अंश और हर को समान संख्या से गुणा करने पर, इसको भी 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा किया, 2/3 लिखा हुआ है, इसको भी मैंने 4 से गुणा किया और इसको भी 4 से गुणा किया, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखिए मेन भिन्न हमारी क्या थी, 2/3, दूसरे निकल गई 4/6, यहाँ पे निकल के आएगी 2 3 6, 3 3 9, यहाँ पे निकल के आएगी, सॉरी यहाँ पे निकल के आएगी 4 2 8, 4 3 12। अब आपको एक चीज समझ आएगी कि इन सभी को सॉल्व करने के बाद आप यहीं पे पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि जिससे गुणा किया आप उससे काट भी तो सकते हैं, 4 2 8, 4 3 12, फिर 2/3 में पहुंच गए। आपने जिससे गुणा किया उससे डिवाइड भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेम संख्या का गुणा किया आपने तो सेम संख्या से डिवाइड भी कर सकते हैं। और भिन्न में तो होता ही यही है कि सेम संख्या से अंश और हर को डिवाइड करना होता है। तो 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 3 से इसको काट दीजिए 3 बार में, फिर वही 2/3 पहुंच गए। तो मतलब 2/3 की जो तुल्य भिन्न होगी ये होगी, 2/3 की जो तुल्य भिन्न होगी वो 4/6 होगी, वो 6/9 होगी। मतलब ऊपर 2 का भाड़ा पढ़ते जाइए, नीचे 3 का भाड़ा पढ़ते जाइए। ठीक है, ऊपर से 8/12 होगी। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौको 12। मतलब इसमें अंश और हर में अगर हम समान संख्या का गुणा कर देते हैं तो हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वही संख्या इसकी तुल्य भिन्न कहला जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सम हर भिन्न की। सम हर भिन्न, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि हर जो है वो समान होगा, 3/5, 7/5, 9/5, 11/5, 13/5। तो इस तरह से ये सम हर भिन्न के कुछ एग्जांपल हैं आपके सामने। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं कि पूर्णांक और परिमेय संख्याएं और इन सबके बीच में क्या संबंध है, तो कैसे बनेगा, बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रेशनल नंबर में संख्याएं सब भिन्न होती हैं, आपको समझ में आता होगा कि p/q के रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य से बड़ा होना चाहिए। ये q शुड बी ग्रेटर देन 0, इस तरह से भी कह सकते हैं, है ना। q जो है वो शून्य से बड़ा होना चाहिए। जनरली आपको q इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा लिखा जाता है, पर ये भी लिख सकते हैं कि q शुड बी ग्रेटर देन 0। q का मान जो है यानी हर का मान जो है वो शून्य से बड़ा होना चाहिए, इतनी चीजें। इसके बाद देखिए, अब संबंध स्थापित करते हैं किसमें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को इस तरह से रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है,
केंद्र में सबसे कौन सी होगी? न्यूक्लियस तो इसे केंद्र में होता है, आपको पता होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो ये प्राकृत संख्या सबसे केंद्र में होगी। प्राकृत संख्या किसके अंदर मिल जाएगी आपको, है ना? एक बड़ा गोला अगर मैं बोल दूं कि एक बड़ा सर्कल किसका है? होल नंबर का। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर समाई हुई है। अब ये होल नंबर किसके अंदर समाई हुई है? मैंने आपको पहले ही बताया है, ये तो पूर्णांक के अंतर्गत आ जाती है। और सारे पूर्णांक किसके अंतर्गत आ जाते हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत। परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से इन चारों के बीच में संबंध स्थापित हुआ। अगर आपसे अब कहीं पे क्वेश्चन पूछे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, तो आप मना मत करिएगा। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या बड़ा गोला है, उसके अंतर्गत ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये प्राकृत संख्या परिमेय है, पूर्ण संख्या भी परिमेय है, पूर्णांक भी परिमेय है। लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक है? गलत। सभी परिमेय होल है? नहीं। सभी परिमेय संख्याएं नेचुरल है? नहीं। कुछ परिमेय, परिमेय का कुछ हिस्सा नेचुरल हो सकता है, परिमेय का कुछ हिस्सा होल नंबर हो सकता है, परिमेय का कुछ हिस्सा आपके पूर्णांक हो सकता है। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये चीजें देख करके कुछ आश्चर्य भी हो रहा होगा और कुछ अच्छा मजा भी आ रहा होगा कि चीजें सीखने को मिल रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए, संख्या रेखा में कभी प्रदर्शित करने के लिए पूछ दिया जाए, छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो आपको पता होना ही चाहिए कि मान लीजिए संख्या रेखा में पूर्ण संख्या को या पूरी संख्या को प्रदर्शित करना तो आता ही होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 5 और इस तरह से -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -5, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 सही 3/5 मेरे को प्रदर्शित करना है। मुझे 2 सही 3/5 प्रदर्शित करना है, तो 2 तो मैं पूरा जाऊंगा, 2 में पूरा जाऊंगा। लेकिन 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में मुझे 5 हिस्से बनाने, 1 2 3 4 5, मतलब एक हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। और उसमें से कितने हिस्से सेलेक्ट करने? 1 2 3, इन बराबर हिस्सों में। तो मैं कुछ यहाँ पे 2 सही 3/5 को प्रदर्शित करूंगा। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि हम 8/3 को कहां प्रदर्शित करेंगे। देखिए खूबसूरती देखिए क्वेश्चन की, 8/3 को कहां प्रदर्शित करेंगे। तो आप इसको तोड़िए, 8 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 दूना 6, यहाँ पे 2, तो इसको 2 सही 2/3, तो 2 तो पूरा प्रदर्शित करना है, मतलब 2 तक तो जाना ही जाना है। लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है, 2 से 3 के बीच में आपको कितने हिस्से बनाने हैं? 3 हिस्से। आपने 3 हिस्से बना दिए, उनमें से 2 हिस्से सेलेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आप कुछ लिख दीजिए 8/3। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आता है, वीडियो अगर कहीं पे ब्लर हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, आराम से समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब कुछ गुण समझ लेते हैं, ठीक है। अभी ये नोट्स बनाएंगे तो आपके 1.5 पन्ने ही लगेंगे, ठीक है, पर बहुत सारी चीजें। प्राकृत व पूर्ण संख्याओं में योग के कुछ गुण। योग के कुछ गुण की बात करें, पूर्व लिख गया, यहाँ पे पूर्ण है, पूर्ण व प्राकृत संख्या में, मतलब होल और नेचुरल नंबर में, है ना, इनमें योग के कुछ गुण। योग क्या होता है? सहचारी होता है। मैं लिख देता हूं पहले। योग क्या होता है? सहचारी होता है, क्रम विनिमेय होता है, योग तत्समक होता है, इसका योग तत्समक होता है, समवृत्तता का नियम होता है, समवृत्तता का नियम होता है, ठीक है। इन चारों चीजों को आइए समझते हैं ये क्या चीज है। देखिए लिखने पे मत जाइएगा, ठीक है, लिखने को बहुत अच्छा लिख सकते हैं अपन, पर ठीक है। सहचारी का मतलब क्या होता है और क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, योग समक क्या होता है और समवृत्तता। समवृत्तता का मतलब ये समझ लीजिए कि दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को, यानी दो नेचुरल या होल नंबर को अगर जोड़ा जाए, चाहे नेचुरल को जोड़ा जाए या होल नंबर को जोड़ा जाए, उनका जो योग आएगा वो भी या तो नेचुरल होगा या तो होल नंबर होगा। इनको जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो भी ये तो एक प्राकृत संख्या होगी या एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। इतनी चीज। योग तत्समक का मतलब ये है कि किसी भी संख्या, मान लीजिए x है, जिस समय मैं एक ऐसी संख्या जोड़ूं, एक ऐसा नंबर जोड़ूं जिससे इसके योग पे फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे अगर मैं शून्य जोड़ दूं तो इसका योग x ही रहेगा, मतलब मैं कुछ जोड़ भी रहा हूं लेकिन फर्क भी नहीं पड़ रहा है, इसको कहते हैं योग तत्समक, ठीक है। अब देखिए योग तत्समक को याद रखिएगा, ये आगे भी अभी काम आएगा कहीं पे, कहां पे, जहां पे हम गुणा की बात करेंगे। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, x धन y करो आप, चाहे y धन x करो, ठीक है।
क्रम बदलने पर भी मान में, योग के मान में कोई परिवर्तन तो नहीं होता। क्रम विनिमय को एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। चाहे आप 3 धन 5 करो, चाहे 5 धन 3 करो, चीज तो बराबर ही है। ठीक है। सहचारी का मतलब क्या होता है? 3 संख्याएं a प्लस b धन c बराबर, सॉरी a धन b और धन c। इसको आप कैपिटल लेटर में लिख लीजिए, a धन b धन c। मतलब ये है कि आपके पास अगर 3 संख्याएं हैं तो चाहे इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको आप जोड़ो, चाहे इन दोनों को जोड़ने के बाद आप इसको जोड़ो, मान बराबर रहेगा। मतलब b और c के योग में अगर a को जोड़ा जाए या ab के योग में c को जोड़ा जाए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे कहते हैं सहचारी गुण। तो उम्मीद है कि आपको ये भी क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा। क्रम विनिमय हो गया, आपको सहचारी गुण भी हो गया, योग तत्समक भी हो गया। ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें आपने योग के गुण देखे। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं? गुणन पर भी लागू होते हैं। देखिए गुणन पर मतलब जब गुणा करते हैं तो उसमें भी ये सारे नियम लागू होते हैं। अब देखिए इनमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज का मतलब क्या है? सहचारी का मतलब मैंने बताया कि 3 संख्याएं हैं, अगर 3 गुणे 4 गुणे 5 करना है तो इसको आप 3 गुणे 4 गुणे 5 करना है तो चाहे आप इनको कोष्टक में करने के बाद, इनको हल करने के बाद इसमें 5 का गुणा करो, चाहे इन दोनों का गुणा करने के बाद इसमें 3 का गुणा करो, मान वही रहेगा। किस तरह से? 4 3 12 पंचे 60, 4 पंचे 20 3 60, मतलब वही निकलेगा। क्रम विनिमय का मतलब भी वही, 3 गुणे 4 करो, 4 गुणे 3 करो, मान वही है। अब मैं आपको लग रहा होगा कि मैंने तो 3 का क्रम बताया, यहाँ पे अब 2 भी लिख लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 4 करो, इधर 2 का गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गुणा में। ठीक है। ये स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये समझ में आ जाएगा। योग तत्समक नहीं, यहाँ पे गुणा में क्या होता है? गुणन तत्समक होता है। क्या होता है? गुणन तत्समक। गुणन तत्समक का मतलब एक ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर गुणनफल में कोई फर्क ना पड़े। कौन सी संख्या? 1, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 में मैं 1 का गुणा करता हूं, ये गुणनफल में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए 1 को गुणन तत्समक कहा जाता है। ठीक है। संवर्तता का नियम। ठीक है। प्राकृत या जो प्राकृत संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है, उनका गुणा करने पर वही संख्याएं प्राप्त होंगी, या तो होल नंबर होगा या तो नेचुरल नंबर होगा। तो यह भी आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा। अच्छा, गुणन का योग पर वितरण एक और होता है, गुणन का योग पर वितरण। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? भाई देखो, अगर a धन b लिखा हुआ है और उसको आप x से गुणा कर रहे हो तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, x a धन x b। आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल समझ लेते हैं। 4 धन 3 लिखा हुआ है और बाहर गुणा हुआ है 2 से, तो चाहे आप इन दोनों को जोड़ने के बाद इधर गुणा करो, चाहे इस तरह से 2 गुणे 4 धन 2 गुणे 3 करो, मतलब वही निकले। कैसे निकले? 4 3 7 7 दूनी 14। अब इधर देखो, 4 दूना 8 धन 3 दूना 6 और 8 6 14, तो ये भी ठीक है। ये होता है गुणन का योग पर। किस पर वितरण हुआ है? योग पर। किसका वितरण हुआ है? गुणन का। ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें समझनी है, आगे बढ़ना है। अच्छा, भाज्य संख्याएं होती हैं जो कट जाती हैं, इनको क्या बोला जाता है? देख लीजिए, भाज्य संख्याओं को ही संयुक्त संख्या कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। कुछ चीजें तो आपने बहुत पूर्व काल में भी पढ़ी होंगी, है ना, वो चीजें भी आपको हेल्प करेंगी, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप किसी तरह से पजल नहीं होइएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है। यमज संख्याएं या ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है? देखिए, यमज संख्याएं शुद्ध हिंदी में देखिए, यमज संख्या या ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या होती है? ऐसी अभाज्य संख्या, मैं बोल देता हूं, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2। अभाज्य संख्या मतलब 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। ठीक है। जो क्रमागत हो, समझिएगा, यहाँ 5 भी 7 भी है, फिर उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। अब इनमें देखिए ट्विन प्राइम निकालते हैं। इनमें हम यमज संख्या ट्विन प्राइम नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। 3 और 5 2 क्रमागत है, इनके बीच का अंतर 2 है। 5 और 7 यानी 3 और 5 का जोड़ा कह सकते हैं, 5 और 7 कह सकते हैं, इनके बीच का अंतर 2 है। 11 और 13 को बोल सकते हैं। ठीक है। 13 17 को नहीं बोल सकते क्योंकि इनके बीच का अंतर ज्यादा है, लेकिन 17 और 19 को बोला जा सकता है क्योंकि ये अभाज्य भी है और इनके बीच का अंतर जो है वो 2 है।
मतलब क्रमागत कहने का तात्पर्य है ही नहीं, यहाँ पे उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। मतलब एक संख्या यहाँ पे हो, दूसरी यहाँ पे एक भाज्य संख्या हो, और उसके जस्ट बाद फिर ये हो, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर, और दोनों को अभाज्य होना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पूर्णांकों में। अच्छा, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम की बात कर लें, योज्य प्रतिलोम की बात कर लें। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि अगर प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स भी होना चाहिए, इसी को तो कहते हैं योज्य प्रतिलोम। मतलब -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3, जिनको जोड़ने के बाद आपको शून्य मिल जाए, वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। योज्य, मैं गुणन नहीं बोल रहा हूँ, योज्य प्रतिलोम मतलब जोड़ने वाला। ठीक है, 3 है तो उसका -3 हो जाएगा, 4 है उसका -4 हो जाएगा, -5 है तो उसका +5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, आपसे किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए ना, तो आप क्या कर दीजिएगा कि उसमें एक ऐसी संख्या देखिएगा कि उस संख्या को जोड़ने के बाद हमें 0 प्राप्त हो जाए। मुझसे पूछा गया -10 का योज्य प्रतिलोम, तो मैं +10 कर दूंगा, मतलब उसी के जस्ट विपरीत सिंबल चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना। ठीक है, मतलब जो उसके सामने धनात्मक या ऋणात्मक लगा हुआ है, तो योज्य प्रतिलोम आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं जो पूर्णांक होते हैं उन पर भी गुणन के नियम होते हैं। ठीक है, पूर्णांकों पर गुणन के नियम। पूर्णांक पर गुणन के नियम, पहले समृद्ध होता है। समृद्ध का मतलब वही चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि समृद्ध का मतलब कि गुणा करने के बाद या तो पूर्णांक प्राप्त होगा और या ही प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। और स्पेशली पूर्णांक में तो प्राकृत संख्या को रखा जा सकता है, तो इसलिए पूर्णांक पर गुणन का जो नियम है वो समृद्ध होता है, क्योंकि हमको एक पूर्णांक भी प्राप्त होना है। अब पूर्णांक कह लीजिए, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, पूर्णांक प्राकृत संख्या भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज क्रम विनिमय होता है। यहाँ पे आप क्रम विनिमय, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं। तीसरी चीज, क्रम विनिमय के अलावा आप सहचारी बोल सकते हैं। इसका गुणन तत्समक 1 होता है। गुणन तत्समक तो सभी का एक ही होगा, गुणन तत्समक 1 होगा, मतलब ऐसी संख्या जिससे गुणा करने के बाद कोई फर्क ना पड़े किस पर, गुणनफल में, वही होता है गुणन तत्समक। ठीक है, एक पूर्णांक को 0 से भाग देना निरर्थक है। एक यहाँ पे पॉइंट कर लीजिएगा, पूर्णांक को 0 से भाग देना निरर्थक। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। परिमेय संख्याओं के बाद, परिमेय संख्याओं में अगर बात करें योग के गुण की, तो इसमें वही सारी चीजें होती हैं। योग समृद्ध होता है, योग क्रम विनिमय होता है, सहचारी होता है, योज्य तत्समक 0 होता है, जोड़ने वाला तत्समक 0 ही है, हर जगह आप ये मान के चलिएगा। ठीक है, और योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम होता है, समझते जाइएगा। गुणन, गुणनफल, परिमेय संख्याओं के ऊपर गुणन का नियम किस तरह से लागू होता है ना। गुणन का क्या, गुणन के क्या गुण है, परिमेय संख्याओं पर गुणन के क्या गुण है, वो आप देख लीजिए। समृद्ध होता है, समृद्ध का मतलब ये है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और एक पूरी संख्या भी अगर मान लीजिए 4 भी प्राप्त होती है तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके बटे में 1 लिखा जा सकता है और वो 1 0 से बड़ा है। ठीक है, सहचारी होता है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है, गुणन प्रतिलोम होता है, परिमेय संख्याओं का गुणन प्रतिलोम होता है। गुणन प्रतिलोम का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसको गुणा करने के बाद, देखिए योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम में अंतर, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम, इसका मतलब क्या होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब जैसे 3 है उसका -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो मेरे को यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 3/4 है तो उसका 4/3 हो जाएगा। इसमें साइन का कोई, इसमें साइन चेंज नहीं करना होता, संख्या को ऊपर नीचे करना होता है। ये इससे काटा, ये इससे काटा, मान 1 आ गया। मतलब गुणन प्रतिलोम में आपको गुणन तत्समक लाना है, योज्य प्रतिलोम लाने के लिए आपको योज्य तत्समक लाना है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट क्लियर, और समझना ही चाहिए आपको इसको, है ना। ठीक है, एक बात कही जाती है, अभी मैंने बताया जो परिमेय संख्या होती हैं उन पर भी, जैसे P/Q लिखा है, गुणन धन R/S लिखा है, और यहाँ पे अगर 3 से गुणा करना हो तो 3 P/Q हो जाएगा, धन 3 R/S हो जाएगा। मतलब परिमेय संख्याओं पर भी गुणन का वितरण होता है, गुणन का वितरण होता है, या लिख लीजिएगा कहीं पे, वीडियो को रोक रोक के लिखते ही जाइएगा तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। इसके बाद कभी कभी ऐसे संख्याएं दी जाती है 0/4, अब ये प्राइमरी एग्जाम है इसलिए तो ये इस तरह से पूछा ही जाएगा।
0.23 इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया इन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो इसको आपको कैसे टैकल करना है, ये जो 23 लिखा हुआ है 23 लिख दीजिए, कितने अंक के ऊपर बार लगा है, 2 अंक के ऊपर, तो 2 मतलब 2 9 रख दीजिए, यहाँ पे 4 है तो 4 ऊपर रख दीजिए, एक अंक के ऊपर बार लगा है तो 9 लिख दीजिए। 333 लिखा है, 0.333 तीनों के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पे 3 3 3 लिखिए और उसके बाद नीचे 9 लिख दीजिए, इसको यही काट दीजिए, 1/3, ये आंसर आ जाएगा धूमधाम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ, योज्य प्रतिलोम के लिए दोनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए, गुणन प्रतिलोम के लिए दोनों का गुणा करने पर 1 आना चाहिए, आपको ऐसी संख्या ढूंढना है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है महत्तम समावर्तक गुणे लघुत्तम समावर्तक। अब लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक की बात की गई है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ जो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बात बनती है। दो संख्याएं हैं P गुणे Q, दो संख्याएं P बटे Q, इनका गुणा कर लो आप, चाहे इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर लो। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, कहानी में जाएंगे, इसके इतिहास में जाएंगे, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। आपको जनरल ये समझना है, कभी कभी आपसे पूछ दिया गया कि दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम जो है वो 64 है और एचसीएफ जो है वो क्या है। अगर आपसे पूछ दिया गया कुछ भी, मान लीजिए मैं क्या मान लू, यहाँ पे 2 मान लू, ठीक है, उनमें से एक संख्या है 8। ये क्वेश्चन पे मत जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। दो संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल, तो इसको आप गुणा कीजिए, एलसीएम 64 गुणे 2। ये क्वेश्चन बहुत हद तक सही नहीं हो सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, 8 1 8 8 64 8 2 16, ये आपका हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर पहली संख्या 8 थी दूसरी संख्या 16, तो एचसीएफ कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए था ना। तो इसमें मत जाइएगा, इसकी बनावट पे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है आपको, क्वेश्चन बनेगा कैसे, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एक संख्या दे दिया, दूसरी संख्या निकालने को बोल दिया, एक संख्या दे दी, एचसीएफ दे दिया और आपको गुणनफल दे दिया और आपको एलसीएम निकालने को बोल दिया। तो क्वेश्चन को बनाना कैसे, ये सूत्र फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पे मत जाइएगा जो एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे अगर आपको थोड़े से, ठीक है। प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है। चर राशि की बात की गई है, एक चर राशि जिसमें जितने गुना एक होती है उतने गुना दूसरी भी होती है, जैसे 1x 2x 3x, तो इन राशियों को अनुलोम विचरण बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी प्रतिलोम भी होती है कि एक गुना जितने को बढ़ाओ तो दूसरी उतने गुना कम हो जाती है, तो उसको प्रतिलोम विचरण बोलते हैं। तो इन पे आपको जाना नहीं है क्योंकि इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये ठीक ठाक लगा होगा और लगभग 44-45 मिनट नहीं 40 मिनट का वीडियो लगभग आपके सामने। तो चलिए ठीक है।